बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज का जो ज़बरदस्त है वो ट्रिब्यूट है बुनियादी तौर पर। और आप जानते हैं जब हमारे पास कोई ऐसी मेहमान शख्सियत आती है जिनके काम का वॉल्यूम और जिसकी क्वालिटी ऐसी हो कि जिसको लफ्ज़ों में आप बयान ही ना कर सकते हो, तो उस दिन ज़बरदस्त जो है वो ट्रिब्यूट में बदल जाता है। तो आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे आर्टिस्ट को, इनफैक्ट सब कॉन्टिनेंट के एक ऐसे आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं जिनका करियर 40 सालों पे मुहित है। और कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें इन्होंने काम नहीं किया, और न सिर्फ काम किया बल्कि अपनी छाप छोड़ी है और जिसे कहते हैं कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। वो थिएटर हो तो तकरीबन 1800 शोज़, कंसेक्टिव शोज़ इन्होंने किए, और जिसे कहते हैं ना कि जैम पैक हुआ करता था। फिल्म की तो कमाल की सुपर डुपर हिट फिल्में दी, एज डायरेक्टर भी, एज राइटर भी, एज एन आर्टिस्ट भी। फिल्म, थिएटर, टेलीविज़न, हर शोबे में इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अजब गुल साहब। वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी इज्जत आई, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं भूल गया लेकिन जल्दी याद आ गया। थैंक यू सो मच अजय भाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सेम यार जी, बहुत शुक्रिया आपका। सो मोहतरमा जी, गुल साहब के लिए हमारी टीम ने एक बड़ा खूबसूरत पैकेज तैयार किया है, तो वो चल के देखते हैं। जी, पैकेज जबरदस्त, यानी जबरदस्त हाँ और जबरदस्त। तो ये बताइए कि इतना यानी कि तवील करियर, इतना शानदार करियर, और फिर जिस शोबे में भी आप गए उसमें यानी कि ये मुश्किल काम होता है कि एक आर्टिस्ट हो और थिएटर में भी वो सुपर डुपर हिट हो, वो टेलीविज़न में भी सुपर डुपर हिट हो। कैसा कैसा काम किया आपने टेलीविज़न में, फिर फिल्म में भी बहुत बड़ी तादाद में, उर्दू में कम से कम जो हमने चीज़ें देखी, वो फिल्में ना हो मगर जितनी भी हों उनमें से बेशतर हिट हों। फिर एज डायरेक्टर, एज राइटर, तो इतनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना और हर में कामयाब होना एक मुश्किल काम है। मुश्किल काम भी है, और दूसरी मुश्किल ये है कि आपकी पॉकेट के ऊपर भी बड़ा जोर पड़ता है इस मुश्किल के साथ। मसलन किसी भी एक काम को जो इस वक्त पॉपुलर यानी वे से चल रहा होता है और वो आपको ऑफर हो जाए और उसको आप इनकार कर दें, तो उससे दो बातें होती हैं। एक तो ये है कि आपको फाइनेंशियली एक क्रंच आता है। दूसरी बात ये है कि लोग खुद से एक चीज़ गढ़ लेते हैं आपके लिए, एक उनका एक इमेज बन जाता है कि शायद ये बंदा कोई मगरूर है, या ये कोई काम नहीं करना चाहता, या ये कोई और डिक्टेटर टाइप का किरदार है। ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं। मैंने अपने अंदर या अपने काम में या अपने रवैयों में या अपने दोस्तों की महफिलों में कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं देखी। लेकिन तसव्वुर ये किया जाता है कि मैं काम नहीं करता, मैं काम वो नहीं करता जो नहीं करने के काबिल, वो ज़रूर करता हूँ जिसे करना चाहिए मुझे। और उससे लोग मगरूरी से ताबीर करते हैं। हाँ, उससे मगरूरी से ताबीर करते हैं, और वो जो करने का काम है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है हमारे इस वक्त जी, दुरुस्त करें। मुल्क के अंदर। आप तो खुद भी लिखने वाले हैं, जी, आपको जी, पता है इस चीज़ का, और देखने वाले भी सुन रहे हैं, उनको भी पता होता है। अब अगर आप हर काम को करना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हर काम आपके हिस्से में अच्छा नहीं आएगा। फिर आप एक रूटीन की मशीन है, पैसे बन रहे हैं और आप मुसलसल लगे हुए हैं, और उनको फिर लेजेंड्स के भी दर्जे दे देते हैं। हमारे यहाँ एक लेजेंड का लफ्ज़ है, ये आजकल मैं इस पे बड़ा यानी मुझे अजीब सा लगता है कि हर आदमी को लेजेंड कह दिया जाता है। पहले तो ये डिसाइड करें कि लेजेंड की तारीफ असल में ये लेजेंड होता क्या है, ये कौन होता है, ये क्या होता है, इसने क्या किया होता है, ये कितने काम के बाद इसके काबिल होता है कि उसको ये कहा जाए, और उसकी क्वालिटी कैसी हो, किस क्वालिटी के आदमी को कहा जा सकता है या उसके काम को कहा जा सकता है।
तो ये जब कहते हैं ना तो मुझे बड़ी एक हैरत भी होती है, दुख भी होता है कि आपने कैटेगराइज ही गलत कर लिया चीज़ों को। जो चीज़ जहाँ की थी उससे उठा के आपने उसको एक और जगह पे रख दिया है और वो जगह उसकी नहीं है। हाँ, और वो शायद उन लेजेंड्स के साथ भी ज्यादती है जो जेन्युइन उसके हकदार हैं। वो बड़ा दुखते हैं इस बात से। यार मैं भी अपने लेजेंड, घरों है भी लेजेंड में कि अगर ये भी लेजेंड है तो फिर मैं क्यों तो ये जिन शोबों में आपने काम किया सब, उसमें सबसे ज्यादा लुत्फ किस में आता है जब गुल साहब को? असल में मैं जब पहली दफ़ा आया था शाहजी पेशावर टेलीविज़न पे, ये 85 का सन था, मैं एक खेल लिख के लाया था। आपकी तरह मैं एक राइटर थे। लेकिन मैं, आप तो मुस्तनद हो गए ना, तो मेरे पास कोई सनद नहीं थी कि मैं उनको दिखाता कि मैंने पहले ये काम किया है, और एज मेरी बहुत थोड़ी थी। तो जब मैंने स्क्रिप्ट दिया तो उन्होंने देख के कहा कि ये आपने लिखा है? मैंने कहा, कहने लगे नहीं। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि चलिए इस हाँ ना को छोड़ें, ये जो हमने लिखा हुआ है ये आप एज एन एक्टर करें। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कुछ चंद सीन का एक रोल मुझे दे दिया। तो वो जो करने में आया था वो पीछे रह गया। हाँ। और फिर जो नहीं कर सका, यानी जो नहीं करना चाहता था वो मैं उस तरफ आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं ये कहूँगा कि मुझे एक्ट करते हुए बहुत दिलचस्पी महसूस होती है। लेकिन वो बड़ी स्क्रीन पे, जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त नापैद हो गई है, या उसके साथ कुछ जो सितम हुआ है, जी जी, या जिस तरह से उसको खराब किया गया है, मैं लफ्ज बार बार बोलूंगा, किया गया है। याद रखिएगा यहाँ काम करने वाले बड़े अच्छे अच्छे लोग थे जिन्होंने किए, और उन्हीं की लेगेसी को लेके लोग आए भी उनके अंदर। लेकिन कुछ लोगों ने फिर डेलिबरेटली कुछ चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की और वो बदकिस्मती से कामयाब हो गए। मसलन एक बुरी फिल्म हिट हो गई और लोगों ने कहा कि ये बिजनेस का बेहतरीन रास्ता है, इस पे चले। तो फिर क्या हुआ, यानी एक अच्छी फिल्म का न चलना और बुरी फिल्म का चलना, ये दोनों बजाते खुद एक अजाब बन गया। दुरुस्त करें स्क्रीन के लिए बहुत बैड लक है। अब उसको ये अलग नहीं कर सके। अब ये जोर लगाते हैं कि रिवाइवल ऑफ सिनेमा, या दूसरा सिनेमा, या तीसरा सिनेमा, या दूसरी एक्टिंग, या इस जगह से कोई टेक्नीशियंस ले आओ, या इस तरह से कोई बंदा इंट्रोड्यूस करवा के उसको एक स्टंट प्ले मारो तो इससे ये फिल्म चली जाएगी। लेकिन ये कुछ चीजें हैं, मसलन एक फिल्म है जो चल गई, किसी एक टाइटल से चल गई, किसी एक वजह से चल गई, लेकिन वो रास्ता नहीं बनाएगी दूसरों के लिए ताकि वो पूरी तरह से फिल्म। मैं आपकी बात अगर समझ पा रहा हूँ तो आपकी बात बड़ी होती है। आप बुनियादी पे कहने के जो होते हैं ना, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने हिक दे जोर थे, कि अपनी सलाहियतों के ऊपर फिल्म जो है वो तमाम तर अपनी ओरिजिनल फिल्म हो और ओरिजिनल सलाहियतों पे चल रही हो, किसी नौयत का सहारा न लिया उसने। और दूसरी बात यह कि वो मुख्तलिफ हो। हाँ, मुख्तलिफ हो। क्यों लोग एक तरह की फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक तरह की फिल्मों ने मारा, यकसानियत ने मारा। यही आवाज देखे ना पंजाबी फिल्मों के लिए भी चलती थी, एक फिल्म हिट हो गई, 2 हिट हो गई, 3 हिट हो गई, बस ठीक है, हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसके बाद बुरी बन रही है और तमाम हिट्स के जो एक पैरा था, ये जो उसका रास्ता था, उसको खराब करना शुरू हो गया। बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स घरों के ऊपर बैठ के चले गए जिनको उस दौर में अच्छा काम करना चाहिए था, मगर यहाँ पे एक पैथेटिक काम शुरू हो गया, उसके ऊपर लोग चल पड़े। इसी तरह पश्तो में हुआ। पश्तो में भी वो लोग उससे नहीं निकले, बदमाशीज़म से और डाकूइज़म से, और तो लोग कब तक बर्दाश्त करें? लोग चीख चीख के तो नहीं कह सकते, वो फिर आना मना यही एहतजाज है उनका। वो कहते हैं कि नहीं, हम फिर फिल्म नहीं देखना चाहते, अगर आप नहीं बदल रहे तो हम फिल्म नहीं देखना चाहते। और वही हुआ, वहां भी यही हुआ, इस इंडस्ट्री के साथ भी यही हुआ। इवन हिंदुस्तान के अंदर भी फिल्में ऐसी थी। हाँ, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स दिया पब्लिक ने कि बदले आप। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो बदल तो नहीं रहे, उन्होंने प्रोडक्शंस बड़ी कर ली, सेट्स बड़े हो गए, स्टार्स बड़े हो गए, उसको एक मल्टाई लुक दे दी, बड़ी लुक दे दी। और उससे क्या हुआ कि लोगों को ये अट्रैक्शन हुई कि चलो यार ये देख लो, कोई नयापन तो फिर भी, लेकिन ये भी नहीं चलता। कब तक चलेगा स्क्रिप्ट और डिफरेंट मुख्तलिफ स्क्रिप्ट चलेगा। वो जब भी आएगा छोटे एक्टरों के साथ आए, छोटी प्रोडक्शन के साथ आए, लेकिन काम स्क्रिप्ट नहीं करना है, क्योंकि वही बुनियाद है फिल्म की या किसी भी चीज़ की, ड्रामे की भी, स्टेज की भी। अभी हम जब बात कर रहे थे पीछे शो शुरू करने से पहले, तो आप मेंटोर्स का जिक्र कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों का। तो हमने सोचा था कि, और आपकी भी ख्वाहिश थी और बड़ी अहम बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा कि जब लोग किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया होता है, मदद की होती है, गाइड किया होता है। तो हमने सोचा था कि हम उनका ज़रूर आज तस्करा करेंगे, तो लोगों को भी ये भी एहसास होगा कि आदमी
किसी भी पोजीशन पे हो अपने बड़ों को याद करना चाहिए। इसलिए भी कि उन्होंने जो किया है वो फिर कल करें, यस बिल्कुल, या इसीलिए उनके जो नीचे काम कर रहे हैं उनको भी एक तलकीन हो कि ये करना इसीलिए- चाहिए। इसीलिए। ये कोई बुरी बात नहीं थी कि उन्होंने जी किया, ये जरूरी था, ये जरूरी था और उसने अपना हक अदा हक किया। अदा आप पे कोई और एहसान हमारा नहीं फर्ज है कि उसका हक, जिक्र लेकिन करें, आप फर्ज याद है रखें कि उसको लौटाया जाए। हाँ। तो इसी तरह ही मैं 94 में थैंक यू मैच हो गया था कि जाए जी और फिर नहीं तो ना सही है। हाँ जी, उसके बाद फिर दो लोग ऐसे थे जो मेरी लाइफ में ऐसे थे जिन्होंने रोशनियाँ लेके आए, वो मशाल राह बने और मेरे अंधेरों के लिए उन्होंने चिराग भी जलाए और मुझे एक तरह से एक नई ज़िंदगी देने में उन्होंने पूरी तरह जो है ना मेरी साथ उन्होंने निभाया। एक तो अफजाल साहब थे, अल्लाह उन्हें वाह, मग़फ़िरत गरीब नसीब रहमत करे, जो थिएटर का बहुत बड़ा नाम है। हाँ। मैं आजकल कभी कभी देखता हूँ ना तो लोग इग्नोर करके गुजर जाते हैं थिएटर के उस नाम को। नहीं नहीं तो बहुत नहीं, कई लोग नहीं बोलते, नहीं बात करते, तो मुझे दुख होता है कि देखिए पाकिस्तान ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा खेल उन्होंने दिया था जो आज तक किसी से ब्रेक नहीं हो सका। तो उस शख्स को तो आप इतना बड़ा कम से कम ट्रिब्यूट दे सकते और हैं। पाकिस्तान में किस नौयत का थिएटर बनाया उन्होंने। जी, थिएटर बनाया और शौकीन आदमी, हाँ बहुत शौक, आखिरी दम तक सब अपने कुछ शौक दे दिया पे। उन्होंने उस ये उनका घर था जिस पे थिएटर बना, तमसील जी। यानी आपने घर को उन्होंने तोड़ दिया और थिएटर बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि इससे बड़ा शौक और डिवोटेड आदमी मुझे नहीं लग रहा कि कोई और होगा। लेकिन जो डिस्कस होते हैं वो ठीक है, होते रहेंगे। मगर मैं ये कहता हूँ कि अफजाल साहब के एहसानात पहाड़ों जितने हैं। और गुल साहब एक चीज़ और देखिए कि एक क्रेडिट जो अफजाल साहब को और आप सब की पूरी टीम को जाता है कि वो थिएटर जो समाज में तब्दीली ला सकता है और वो लेके आया, और लेके आया, आया। ये भी तो क्रेडिट था ना आप लोग। पूरी दुनिया से लोग आके उस थिएटर को देखते थे और उस पे एक भी कमेंट बैड नहीं होता। जी जी जी, ये अच्छी बात थी जो मुझे पसंद थी। यही तो मैं कह रहा हूँ। और हर वक्त लोग आते ये आप थे। सबका क्रेडिट है जी, सोसाइटी ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। और एक शख्स और जो यानी जिनको ये खराज ना देना, मेरा ख्याल है उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती नहीं, उनके साथ नहीं होगी, मैं अपने साथ करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पहले इसका जी, जी, जिक्र जी, हमारा किया कि फर्ज है। जिसका ड्यू है रिस्पेक्ट उसको देना चाहिए। वो ये था कि मैं फिल्म से बिल्कुल तकरीबन आउट हो चुका हुआ था, तो मैं थिएटर करने के लिए गया और वहाँ मेरी मुलाकात हुई फिर उनसे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप फिल्मों में क्यों काम नहीं करते। तो मैंने कहा मुझे फिल्मों में कोई लेता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या वजह हुई है जो आपको नहीं लेते। मैंने कहा ये वजह ही मुझे समझ नहीं आती। और ये क़यामत से क़यामत तक के बाद की नहीं, बात, बहुत बात की बात की, तो वो तो इतनी बड़ी हिट हाँ, थी ये उसके मैं बाद। 98 की बात बता ठीक रहा हूँ आपको, वो 90 की हाँ मुझे याद है, मैं हम छोटे थे, हमने सरगोदा में देखी थी फिल्म। ये लाइट मूड में हम बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं सच बताएं ये क्या वजह है। मैंने कहा बखुदा मुझे पता नहीं है कि ये क्या वजह है। लोग तो इसको किसी और तरफ ले जाते हैं ना बातों को, मुझे नहीं समझ आती कि ये वजह क्या है। कि फिल्म, जो बंदा ये सोचता है कि मैं फिल्म मेरी जिंदगी है, मेरे अंदर है, मैं चाहता हूँ कि फिल्म करूँ, और वही फिल्म ना करे, तो इसका क्या मतलब हुआ। वो तो चाहता है, अगर वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये कोई आउटसाइड का काम है जो रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट की गई है। तो उन्होंने कहा कि फिर करना चाहते हैं आप। मैंने कहा, तो कहने का फिर बनाई फिल्म। तो मैंने कहा फिल्म तो पैसों से बनती है, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि पैसे मैं दूंगा। फिर वो नंबर एक्सचेंज हुए, वो आए पाकिस्तान, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं गया, उन्होंने कहा बनाओ। मैंने कहा शायद फिर कोई मजाक चल रहा है ये काम। आखिरकार वो डिसाइड हो गई फिल्म, खोए हो तुम का। फिल्म बनी, उस साल के सारे अवार्ड्स भी ले गई, वाह वाह, और सारा कुछ पूरी तरह, मतलब इस कौम को एक अच्छी फिल्म भी मिली कि और रास्ता हाँ यस यस, उसका तायुन हुआ। ये इस फिल्म खाली वो फिल्म नहीं थी, उसने रास्ता भी नए दिखाया दर वाक़ई कि है, इस पे चलो, लेकिन बदकिस्मती से फिर नहीं चले, फिर उस बंद पे। कर दिया। यानी उसको लेके ही नहीं चले। और वो थे साकिब खान, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। तो एक इनका बहुत बड़ा मेरी जिंदगी में यानी बहुत ही अहम किरदार, और मैं ये रिस्पेक्ट जो उनकी मैं बड़े भाइयों की तरह करता हूँ, इससे तो कम मैं नहीं देखता हूँ। वो जहाँ होते हैं मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ और खुश भी होता हूँ उनको देख के। और उन्होंने फिर दूसरी फिल्म भी उन्होंने की मेरे साथ, फिर तीसरी के लिए कहा, मैंने कहा नहीं मैं अब, कहने लगा फिर इसका मतलब है कि तू फिर आप ही नहीं करना चाहता, तेरे से भी कोई मसला है क्या? मैंने कहा समझने की कुछ तीसरी क्यों नहीं की, कुछ सब्जेक्ट कंसीव नहीं हो रहा था या क्या वजह थी? तीसरी में एक 2005 का ये अर्थक्वेक हुआ था। एक तो ये एक लंबा इफेक्ट कर गया लोगों के जहन को, लोग उसी में उलझे रहे साल भर पूरा ना। तो मैंने कहा अगर मैं फिल्म बनाता हूँ और शायद इसे रिलीज करूँ, वो गड़बड़ ना हो। वक्त नहीं है।
और अगर इसको मैं लंबा खींचता हूँ तो वो जो एक हिट है उसका जो मजा है उसको फिर मैं आगे ले जाऊंगा, क्योंकि एक हिट के बाद दूसरी हिट जरा करीब करनी चाहिए। हालांकि मेरी और दोनों के दरमियान 5 साल का गैप है। पहली जो थी मेरी वो 2001 की थी, दूसरी 2005 की थी। इस हवाले से वैसे प्योर आर्टिस्ट हैं आप कि मर्जी से काम करूंगा, 4 साल बाद करूं, 8 साल बाद करूं, 10 साल बाद करूं, है ना? हाँ, ये बड़ी बात होती है। हाँ सीरियसली, ये मैं समझता हूँ इसका आपको बड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए। कोई इवन देखिए ना, मूड की वजह से भी ना करे कोई, अगर ये भी कहे कि भाई मगरूर रहेगा, तब भी छोड़ने वाले इस मुल्क में कितने रह गए हैं यार। गुल साहब मुझे एक बात बताएं। ना ही तो बड़ी मजेदार चीज है, हाँ, लोग इसे नहीं करते। ना करने वाले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसको बेशक अगर आप कोई चीज नहीं कर सकते उसको इतना कर ले कि उसको कहें कि यार ये जो काम आपने नहीं किया, कमाल नहीं किया। हाँ यानी ये भी कमाल है बिल्कुल कि नहीं दुरुस्त किया। है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात, बहुत सीरियसली बहुत बड़ी बात आज के दौर में, और इन्हीं गिरते पड़ते हैं लोग। एग्जैक्टली। और कई ऐसी चीजें हैं कि मैंने वो जब छोड़ी तो बाद में वो मैंने जब स्क्रीन पे, यानी फिल्म सिनेमा में नहीं, कभी वीडियो आई तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा यार मैंने सही फैसला किया था, ये तो बिल्कुल ही अजीब सा काम था, तो फिर क्यों मैं करता ये काम। दूसरे आपने जिस तरह से अफजाल साहब को याद किया, ट्रिब्यूट पेश किया, मेरे ख्याल में सोसाइटी को ये भी सीखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जिससे कोई फ़ायदा मतलूब हो, जो हयात हो, आप उसी का जिक्र करेंगे, उसी को याद करेंगे। बड़ा आदमी वही होता है जो उन लोगों को याद रखे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट किया, और वो कुछ नहीं दे सकते बिल्कुल, मगर बहरहाल उसकी रिस्पेक्ट का हक बनता है। तो ये भी लोगों को सीखना चाहिए कि खुद गर्मी से उठ के खलूस जो है वो हर रिश्ते में नजर आना चाहिए। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरम अजब गुल साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। के बदले में आपके लिए बहुत कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अजब गुल साहब और फातिमा साहबा। क्या है प्रोग्राम के जी शाह जी। गुल साहब, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है मेरा कुछ सामान। ये जादुई संदूक आपके सामने है, देखते हैं आज आपकी कौन सी याद ताज़ा होती है। लेकिन गुल साहब से मेरा एक सवाल है। या अपनी अगली फिल्म च मैंने हीरो बन ला तेनू हीरो बन ला। हाय लको सब एक ही कह दिता जे तुसी हीरो हो तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ हीरो बन पड़न ਲਈ भी तैयार। लो जी शाह जी, वो मेरे काम न करने की एक वजह ये भी है। अब मैं क्या करूं, ना करूं तो क्या करूं। किड्डा अच्छा लगेगा खोयो तुम कहाँ टू बंडी होएगी, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਖੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੋਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। इससे बेहतर मैं खो ही जाऊं कहीं। तेरा ये चश्मा मैंने धोखा नहीं दे सकता। ओए या उई, ये भी पता नहीं कि ओए है या उई है। कॉमेडी कभी नहीं की आपने? कॉमेडी फिल्म किया? एक बड़ा अच्छा खेल हमने किया था, दीपाम का नॉवल था। हाँ। ये तेरे कमाल के बंदे। हाँ। क्या अंधा गूंगा बहरा, तीनों रोल थे। वो भी अफजाल साहब के साथ किए थे। बड़े अच्छे खेल की। एक थी विल्लो, अशफाक साहब का लिखा हुआ, थिएटर अशफाक साहब का लिखा हुआ। एक थी विल्लो, एक मोहब्बत सो अफसाने। हाँ, यस। डायरेक्ट किया था उसे ख्याम साहब। ख्याम साहब, अच्छा प्राइवेट सेक्टर का था। इसी तमसील। अच्छा ख्याम साहब, अच्छा तमसील, अच्छा। फिर उस्मान पीरजादा साहब के साथ किया तोता तोप चलाएगा। हाँ, अतर शाह खान जी। यस ये किया। घुंघरू गिरा शरीफों में फर्स्ट टाइम, वो भी अफजाल साहब का। सबा परवेज, ये लोग, ये बड़े अच्छे। मुझे नहीं पता आप इसको कैसे देखते हैं, आपका खुद इन्हीं के बड़ा एक नाम है, मगर मैं समझता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा, फख्र महसूस होता होगा कि मनचले के सौदा का भी आप हिस्सा रहे। कितना बड़ा प्ले है ना, क्या सब्जेक्ट था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा खेल था। और एक गिफ्ट था। हाँ, गिफ्ट था ना। हाँ, आखिरी वक्तों का गिफ्ट था, बड़ा अच्छा, और मैं उसका हिस्सा बना, मैं लकी हूँ उसमें। फातिमा, आपका कुछ सवाल था वो बीच जी में रह शाह गया जी। गुल साहब ने एक फिल्म की थी जिसकी इंटरवल में कुरानंदाजी की थी। ये ऐसा था। पहले यही तो थी ना, खोए हो तुम कहाँ। वो भी दुनिया का अनोखा ही वाकया है। बिल्कुल, इससे पहले कभी ऐसा सुना ही नहीं था। गुल साहब कुरंदाजी के चक्कर से इन्होंने भी टिकट लाई। शाह जी, ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से पंचायतें नाकाम हो जाती क्योंकि इन्होंने हर जगह इंटरफेरेंस करनी होती है। और जब सुलह होने लगती सब लोग उस वक्त वो बेड़े गर्क हो जाते हैं, वो पार्टी भी उठ जाती है, एक दूसरे को मार देते हैं। अच्छा जी, वो यूँ था कि ये एक अनोखा इसलिए था कारनामा कि हम कोई अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे थे। उसमें एक एंड था जो अनप्रिडिक्टेबल था। हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा अगर लोगों को भी क्विज करें, लोगों को एक्सरसाइज करवाएं कि कैसे होता है ये सब कुछ। तो वो एक हमने इंटरवल से पहले, क्योंकि
पहला शो था, दूसरे में नहीं। हाँ, पहले उसके बाद शो तो खुल जाएगी बात। फिल्म खत्म हो गई। तो पहले शो में हमने पूरे मुल्क में ये रखा था। हाँ। और इंटरवल में हमने कुछ बॉक्सेस रख दिए थे उसमें। हाँ। हमने कहा कि इसमें आप अपना जो है जवाब डाल दें, ओपिनियन हाँ। जो है इसमें आप डालें। तो वो पता चला कि पूरे मुल्क में किसी ने नहीं, वो लाख रुपए जीता, लाख रुपए था उस जमाने उस वक्त। अच्छा, किसी ने नहीं जीता? नहीं, वो फिर मैंने वाह जीता। वाह वाह, मुझे पता नहीं था। बहुत अच्छा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा आपके दिल के नजदीक कौन सा प्रोजेक्ट रहा है सारे उस? मैंने आपको कहा था ना कि आप लिखने वाले हैं और एक मोतबर नाम है अपने काम में, शायरी के। ये बड़ी इज्जत तो है। उस हवाले से Compliment है मेरा। मैं आपसे कुछ चीज़ें हाइड नहीं करूँगा, फिर ज़िंदगी मौका दे या ना दे। मुझे खोयो तुम कहा बहुत अच्छी थी, आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब। और फिर उसके बाद ये जो दूसरी फिल्म थी ये उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। ये मैंने सिर्फ अपनी बात की है, आपने मुझसे मेरा पूछा था। बाकी तो लोगों की बहुत अच्छी हाँ, फिल्म ठीक है, है, मुझे वो बहुत पसंद है। लोगों की बहुत फिल्में, बड़ी फिल्में, बहुत आर्टिस्ट मुझे बड़े पसंद है। मुझे हीरोइंस बहुत पसंद है। लोगों का ये होता है ना कि हम सिर्फ अपने ही जिक्र कर रहे हैं, अपना कोई जिक्र नहीं है। आपने मुझसे चूंकि मेरा पूछा स्पेसिफिकली, तो मैं उस पर जवाब हीरोइन दे रहा वैसे कौन कौन आपको पसंद नहीं? हूं। मुझे वहीदा रहमान बहुत अच्छी लगती है हाँ, वही था। जी। शर्मिला टैगोर बहुत पसंद है। मुझे आलिया बहुत पसंद है, आलिया बेगम, हमारी जो हमारी जो आर्टिस्ट है, क्या खूबसूरत आर्टिस्ट है वो। आसिया बेगम बहुत पसंद थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन। उनका बड़ा अच्छा काम था। दीबा बेगम बहुत अच्छी थी। हमारी सारी जितनी भी आर्टिस्ट थी ना, ये पुरानी, ये कमाल की आर्टिस्ट थी, और मैं इनको बहुत दिल से रिस्पेक्ट देता हूँ। और आपका बहुत साथ रहा नदीम साहब के साथ, मोहम्मद अली साहब के साथ, इन सारे लोगों के साथ। ये कैसा तजुर्बा रहा? कोई खास बात इनकी याद आती हो आपको, कोई खास वाकया जो आपको लगता है कि भाई हाँ, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए? अली साहब जैसे लोग तो दुनिया में बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ही कम। यानी उन जैसे लोग भी मुझे, जब से वो गए ना, मुझे उन जैसी कोई शबीह, कोई थोड़ी सी झलक, कोई थोड़ा सा कहीं से कोई एंग नजर आ रहा हो, वो भी मुझे नजर नहीं आता। सब बड़ी तारीफ करते हैं। बेहद फादर फिगर जिसे कहते हैं। यकीनन, यानी इसमें कोई किसी किस्म की कोई वो मुबालगा रही नहीं है। शफीक, वो जो भी कोई कहता है ना उनके बारे में, बिल्कुल सही कहता है। वो थे ही ऐसे। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ज़माने में, मैं मुख्तसर इसलिए कि मैं आपकी की बात को आगे बढ़ाते हुए, अपना रफ़ीक वड़ाई साहब ने कुछ सीरियल्स बनाने वो किए, तो अली भाई के साथ कुछ तय हुआ, तो मैं उनका राइटर था। तो इतनी बड़ी शख्सियत, और वो उनका ये वाला जो गुलबर्ग वाला घर है ना, यहाँ उनको शायद साहब उनके दामाद थे शायद। तो मैं वो इब्तदाई जो मीटिंग्स होती थी तो बाहर सर्दियों में वो करते थे। तो किसी जो उनकी नशिस्त बर्खास्त थी ना, वह इतना बड़ा आदमी, जिस तरह वो रिसीव करते थे, रुखसत करते थे मुझे, जैसे गुफ्तगू में हिस्सा लेते थे, डिस्कशन के दौरान अगर कोई पॉइंट उन्होंने रेस करना होता था, अब मैं तो बिल्कुल ही उनके बच्चों के भी शायद बच्चों की उम्र का होगा ना, मगर इतने एहतराम से वो अपनी बात शेयर करते थे, तो मुझे भी एहसास हुआ कि यार बहुत ही बड़े आदमी थे, बहुत बड़े। और देखिए, मैं एक दिन यहाँ एक हमारे बड़ा होटल है लाहौर का, मैं गया और मुझे किसी से मिलना था, और वो शख्स मेरा वेट कर रहा था। तो मैं मिला और बैठे, अब हम आमने सामने हैं, पीछे से एंट्री गेट और कुछ फॉरेनर्स बैठे हुए सामने, वो भी डिस्कशंस कर रहे हैं। अली साहब एंटर हुए। इन फॉरेनर्स की टर्न और स्टन हो जाना देख के एक शख्स को, कौन आ गया? इसका मतलब है, देखिए उन्होंने कोई इंटरनेशनल फिल्म नहीं की होंगी, लेकिन हॉलीवुड की फिल्म नहीं की थी, मगर वो गोरे बिल्कुल ऐसे, मतलब उनके लिए तो अजनबी थे ना। अब मैं उनको देख रहा हूँ, उनको देख के मुझे ये एहसास हुआ कि ये कौन आ गया है, लगता है कोई हॉलीवुड का एक्टर आया होगा, चलिए मैं भी देखता हूँ। मैंने टर्न किया तो मोहम्मद अली साहब थे। यानी वो एक पैकेज थे। वो लगता था कि खुदा ने उनको स्क्रीन के लिए बनाया हुआ है। क्या और जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जितने वो अच्छे और हसीन इंसान थे, बहुत कम लोग ऐसे मैंने देखे। अच्छा, न सिर्फ ये बल्कि नदीम साहब हमारे काम का बड़ा मान रखा है। जो इज्जत बेग साहब ने दी है इस काम को, वो भी बहुत कम लोग हैं। ये दुरुस्त कह रहे हैं। ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा हमें, ये बहुत कम लोग होते हैं। और एक आर्टिस्ट और जिनको सिर्फ ये सोचा जाता है कि वो पंजाबी फिल्म के आर्टिस्ट थे, मैं आपको सच कहता हूँ कि अगर वो दुनिया की किसी इंडस्ट्री में भी होते, उनको डायरेक्टर्स मिलते तो उनसे इससे बहुत बड़ा काम लिया जाता, और वो थे मुस्तफ़ा कुरैशी। ये भी बहुत बड़े अजीम एक्टर हैं। ये है लेजेंड्स, ये है वो लोग जिनसे बंदा देख के कहता है कि हाँ यार, रूह खुश हो गई है, सोच फ्रेश हो गई है, आंखें ताजा हो गई हैं। ये है, यानी जिनके चेहरों को देख के बंदा जो है ना वो खिल जाए। क्या
वो खुद डर रही है जैसे कोई सांप है इसमें। ये लग रहा है। और मुझे भी फील हुआ कि आपने कहा ना तिलिस्मी क्या है, जादू सिंधु, जादू एक ही बात है। मुझे तो मेरी चीज मिल गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब डरना तो चाहिए ना। बस ये आ गया। ठीक है जी, हेलो। आपको मजे की बात बताऊं, अब कोई टॉम क्रूज नहीं बनना तुमने सर, किसी किस्म की कोई उल्टी सीधी ऑफर नहीं देनी मुझे। ठीक है सर। देखिए वो देखे उधर। सर मैं पता क्या सोच रहा था, मैंने कहा 300 शोज हुए हैं, पहली मर्तबा गन निकाली। इससे बड़ी याद है। अब लोग भी सोच रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि आर्टिस्ट और पिस्टल और यादें, ये क्या कॉम्बिनेशन है, इसका क्या मतलब है। और इसकी बात करते हुए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोग दलील को नहीं समझते, दलील को नहीं जानते, तो वो इसके सर पे बात करते हैं। बहुत अच्छी बात किया। और मैं ये कहता हूं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़े। अगर दलील है, जब शऊर कोई- है, गुफ्तगू है, yes। दलील है, शऊर है। बहुत अच्छी बात, बहुत उम्दा बात। अब माशरे में कुछ भेड़िए भी हैं जो इसकी एक अजीब सी एक और शक्ल है, जो दलील को नहीं समझते, नहीं समझते। उनको मंतक, दलील, कुछ भी जितना मर्जी आप उनको इंजेक्ट कर लो, उनको नहीं समझ आएगी। फिर भी उनका इलाज ये नहीं है, ये नहीं है। वाह। यानी फिर वही बात है कि हम दलील के ऊपर जाएंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप इस तक पहुंचते हैं तो ये आपका अल्टीमेट डिसीजन है। यानी आप हार चुके हैं दुनिया की हर दलील, हर किस्म के पैमाने से आप लिबरेज हो चुके हैं और फिर आप यहां तक पहुंच गए। तो यहां तक पहुंचने से पहले क्यों ना वो मुशक्कत कर ली जाए, वाह। क्यों ना वो प्रैक्टिस कर ली जाए जो ये आपसे दूर कर दे और आप इससे दूर हो जाए। बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा, क्या उम्दा बात। बहुत अच्छा। अब इससे मैं एक वाकया मैं आपको सुना देता हूं। ये तो इसकी एक नेगेटिव बातें हैं जो कि हैं। ये इत्तेफाक से एक दिन एक शूटिंग में किसी ने ओरिजिनल रखा हुआ था और ओरिजिनल मुझे दे दिया और मैंने वो शॉट्स दे दिए और शॉट, अच्छा ये था भी मेरा, अच्छा ठीक है, यानी मेरा ही था। कैरी कर रहे थे, उसने दे दिया तो मैं जो इसके ऊपर ये सारी दलीलें दे रहा हूँ ना, हाँ। तो ये किसी के पिस्तौल पे नहीं दे रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैंने शॉर्ट्स वॉट्स दे दिए। तो फिर उसके बाद मेरे वो शॉर्ट्स ख़त्म हो गए और ये मैं चला गया ज़रा कुछ और काम के लिए साइट पे, सेट पे। ये आउटडोर हम कर रहे थे हुंजा में। तो ये मैं एक जगह पे रख के और किसी की ड्यूटी लगा गया कि इसको आपने ज़रा ख्याल रखना है। मुझे क्या पता था कि उसने उठाया और इसके साथ टिकटॉक बनानी शुरू हो गए। ओह अच्छा। अब वो टिकटॉक बना रहे हैं लेकिन था ये अंदर से लोड। तो उन्होंने इसका चैम्बर चढ़ा के खींच के ना गोली बिल्कुल उसको सीधी कर दी। आप टिकटॉक बन रहे चैम्बर हैं में आ गया। और सामने हमारी एक बड़ी मारूफ आर्टिस्ट है जिसका मैं अभी नाम नहीं लूंगा, वो बैठी हुई थी। तो वो टिकटॉक में करते करते उनसे ट्रिगर दब गया। जब ट्रिगर दबा तो वो डायरेक्ट जाके गोली इतनी, सिर्फ मेरे हिसाब से इंचेस के, 1 इंच के हिसाब से डायरेक्ट दीवार पे जाके लग गई और वो एकदम हक्की बक्की। ये मुझे वो सुना रहे हैं सारे। अब वहां पे गोली चलाना भी आपको पता है मना है, शिकार करना मना है। जी, जी। वो बड़ा मसला बन गया। फिर उसके बाद मैंने कहा वो मसले तो छोड़े कि हुआ क्या नहीं हुआ, ये जान जो बच गई खुदा ना ये बहुत खास्ता अगर बड़ी लग बात जाती हुई है हो। कि अल्लाह ताला ने इनको सेव कर लिया। वो बिल्कुल 1 इंच के हिसाब से। उसके बाद मैंने कहा यार इसको शूटिंग्स वूटिंग्स पे बिल्कुल नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है अपनी हिफाजत, अगर घर में कहीं किसी के पास पड़ी है और लाइसेंस वाली है, यानी बगैर लाइसेंस तो के तस्वुर नहीं, ही ये हुकूमत का जरूरी है। और फिर बालिग लोगों के लिए, अंडर एज लोगों के लिए भी नहीं, वो छोटे हैं उनको क्या पता है। और तीसरी बात, इसके साथ टिकटॉक मत बनाए। इसका मतलब ये हाल ही का वाकया है टिकटॉक की, अगर आप बात करें। जी जी बिल्कुल। ये मैं वाकया जो सुना रहा हूँ वो सारे लोग सुन रहे हैं जिनके साथ ये पेश आया था। और वो आर्टिस्ट भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, उन्होंने भी सुना इस बात को और ये हुआ था। और देखिए मेरे ख्याल में इससे बज़ाहिर तो ये हम लोग यादें शेयर करते हैं, मगर आज मेरे ख्याल में बिल्कुल ही एक ऐसी याद आई जिससे कहीं ना कहीं लोग ज़रूर सीखेंगे
और फिर गुरेज करेंगे और उसके नुकसानात का अंदाजा होगा आपकी गुफ्तगू के तो। अंडर एज लोग बिल्कुल इसको हाथ ना लगाएं, बिल्कुल नहीं, और इसकी जरूरत ना महसूस करें। ठीक बात, जरूरत दलील से आप पूरी करें, दलील से, कलम से, गुफ्तगू से, शऊर से पूरी क्या करें। क्या 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 stay with us, stay with us। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अजब गुल साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के जी इसमें? शाह जी, गुल साहब अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं आज पब्लिक के पास कौन से सवाल हैं आपके लिए। जी, अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी शक्ल टॉम क्रूज से बहुत मैच होती है, तो अगर आपको हॉलीवुड में टॉम क्रूज के साथ फिल्म ऑफर हो तो आप कर लेंगे? अच्छा, इस तरह के ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अपनी शक्ल बदल लूं, और ना उनकी बस की बात टॉम है क्रूज कि की वो अपनी बात। शक्ल बदले। अल्लाह ने जो जिसको बना दिया वैसे बना दिया। मैं खुद भी उनको बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए कि वो पसंद के काबिल है, बड़ा अच्छा काम करते बड़ी हैं। वो मेहनत भी से। अपनी स्टंट खुद करते हैं, हाँ, yes, बहुत इस उम्र में बहुत भी। मेहनत करते हैं। इस एज में भी देखें उन्होंने अपना स्टारडम जो है ना मजबूत यस रखा हुआ है। यस, तो अल्लाह करे कि कहीं उस जगह हम भी होते तो फिर कुछ थोड़ा बहुत ये जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। जी। सर, आप फिल्म डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। अगर आप आज के दौर में फिल्म बनाएं तो किस हीरोइन हीरो को कास्ट करेंगे? ये मुश्किल सवाल है। उसकी वजह ये है Subject कि आएगा मैं, तो हाँ, मेरे सब्जेक्ट जो है ना वो स्टेरियो नहीं है, वो एक पैटर्न के ऊपर नहीं है, वो एक तरह के नहीं है, वो एक जैसी सोच को लेके नहीं चल रहे होते। तो मुझे किसी वक्त भी किसी बंदे को कहीं से भी आउट फ्रेम अजीब सा जो उसमें fit हो रहा होगा। सी कोई चीज करनी होती है, तो उसके लिए वो जो एक बंदा मशहूर है एक खास जॉनर के लिए ना, एक खास बात के लिए वो मशहूर होता है कि मैं ये फलाना है, ये इस काम के लिए यानी मुकर्रर है। मैं उस तरह की चीज़ नहीं करना चाहता। सो मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा, मुझे जो सब्जेक्ट कह रहा है मैं उसकी तरफ जाऊंगा। और पसंद नापसंद तो खैर डायरेक्टर की होती नहीं है, वो तो जाहिर है पब्लिक की पसंद के साथ चलता है। और अगर आगे से उनका इस सवाल का एक और हिस्सा आ जाए कि चीज़ पब्लिक अगर जो मांग रही है तो वो देना चाहिए, तो मैं कहता हूँ पब्लिक की भी बहुत नहीं सुननी चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात की। आजकल कुछ है पाइपलाइन में, कुछ पाइप भी टूटा हुआ है लाइन भी खराब हुई है। अब पाइप को रिपेयर करना पड़ेगा और लाइन को भी ठीक करना पड़ेगा। unfortunate। पाइप तो मैं ठीक कर लूंगा, उसको रिपेयर मैं कर लूंगा, लेकिन लाइन जो है ना, इसमें जो लगा हुआ काम है ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये लाइन मुझे ठीक नहीं लग रही और इसी लाइन ने काम खराब किया है। वेरी सैड, वेरी सैड। जी, सर, सुना है आपको मशहूर फिल्म गजनी में आमिर खान के साथ काम करने की ऑफर हुई थी, आपने इनकार कर दिया, क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, हाँ, मुझे कोई इस तरह की ऑफर नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं किसी तरह से भी किसी एक ग्लैमर के साथ अपने आप को अटैच करके माइलेज नहीं लेना चाह रहा। मैं उन आर्टिस्टों में से नहीं हूँ। मुझे अपने शोल्डर्स पे इतबार है, मैं जब भी कभी इसके ऊपर कोई लोड डालूंगा ये इंशाल्लाह उठाएंगे। मगर आपने गुल साहब गॉडफादर तो की थी ना, वो कैसा एक्सपीरियंस था, वो हमारे साथ शेयर करें। हाँ, ये गॉडफादर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि एक अच्छी टीम थी और बड़े डायरेक्टर थी, बड़ी बजट थी, बड़े एक्टर्स थे उसमें, सारे लोग, विनोद खन्ना। तो जाहिर है इतने बड़े और पॉलिश्ड एक्टरों के साथ काम करके आदमी महसूस तो करता है कि मज़ा आया। काश ऐसी फिल्में हम लोग यहाँ भी बना लेते और बन सकती थी। लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बावजूद कोशिश के भी नहीं हो सकती, हो नहीं सकती, क्योंकि उनका होना नामुमकिन होता है। और उसके पीछे किसी भी उसका तजुर्बा भी तो चल रहा तजुर्बा है, भी वो चल आप कहाँ से लाएंगे एक दिन। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि यकीन कीजिएगा बन सकती है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रोड्यूसर्स जो है ना वो दिल बड़ा कर, हाँ, दिल बड़ा कर। लेकिन वो कैसे दिल बड़ा करेंगे? आज वो प्रोड्यूसर भी ये सुन रहे होंगे कि तुम अच्छे भले आदमी हो, ये बात, इतना छोटा सा मुल्क और फिर हम इतनी बड़े बजट की फिल्म बना के उससे किस तरह से रिकवरी लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप क्यों डिपेंड करते हैं अपने सर्किट के ऊपर? दुनिया में आप क्यों नहीं क्रिएट करते सर्किट? क्यों नहीं निकलते? इतने आप लोग इवन पाकिस्तानी जो डियास्पोरा है overseas वो हम देखिए बैठे जिस हुए तरह हैं जिस और तरह वहाँ से- मार्केट्स करें, Yes, जाएं लोगों के yes, साथ, yes. उनसे डिस्कशंस करें, सिनेमा हायर्स करें
और फिर ये कि डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा एक चेन बनाए, एक लिंक बनाए। हमारी ये जो सिनेप्लेक्सेस वाले हैं, इनकी पूरी दुनिया में चेन है, हाँ। यही कर सकते हैं सारा कुछ। खुद भी अगर इन्वेस्ट करें तो बहुत। लेकिन सवाल ये है कि नीयत नहीं बन रही किसी की। आप एक सर्किट पर डिपेंड करें कि इसी, हम अगर फर्ज करें 10-15 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो मुश्किल से यहाँ पूरा हो जाएगा। तो फिर क्यों आप डिपेंड कर रहे हैं? आप खोलें ना इस दरवाजे को और अंदर जाए, नई मंडियां तलाश करें। कोई तो जाएगा ना। उन्होंने भी तो यही जी किया किया था। जी। उन्होंने अपने स्टार्ट के दौर में अपने प्रिंट्स फ्री जी डिलीवरी जी फ्री, दुरुस्त कह रहे हैं, पूरी दुनिया में, पूरी अफगानिस्तान दुनिया में, चाइना में, जापान में, और उनके डब करके ताजिकिस्तान में, जी, डब की करके जुबान ये में, दुरुस्त ताकि उनको उसका टेस्ट लग जाए। आज 10-10 अरब यानी कि रुपया जो वहां है से वो लेते चाइना हैं, से revenue उठा रहे हैं, लेते इधर से उठा रहे हैं, उधर से। बिल्कुल। तो ये जो गॉडफादर का जो तजुर्बा था, कोई खास चीज, चूंकि मुख्तलिफ टीम होती ना, लोग अलग एक दुनिया होती है, लाजिमत है आपको जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तभी आपको उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी, मगर कोई खास बात अगर आपको याद आती हो उस तजुर्बे की? वो कमर्शियली मेरे लिए एक अच्छी चीज थी। अच्छा। मैं एक नई नई राहें देख रहा था, नए नए एंगल्स देख रहा था। वो कैमरे अभी यहाँ नहीं आए थे, वहां मैं देख रहा था। और हम मुख्तलिफ मुल्कों में गए उसको करने के लिए, जैसे बल्गारिया गए, सोफिया, फिर सोफिया से भी आगे चेकोस्लोवाकिया, फिर दुबई, फिर उसके बाद उनके अपने मुल्क के अंदर जो काम था वो किया। तो इस तरह कुछ चीजें थी जो बड़ी यानी अजीब सी नई नई बातें थी और मुझे अच्छा लग रहा था, सीखने को बहुत कुछ मिला। यानी मैं काम कर रहा था सिर्फ फ्रंट ऑफ कैमरा, लेकिन बिहाइंड द कैमरा जो लोग काम कर रहे थे ना, मुझे उनको भी देखना होता था कि ये क्या कर रहे हैं, और वो बड़ा प्रोफेशनली कर रहे थे, बड़ा कमर्शियली कर रहे थे, बड़ा एथिकली कर रहे थे, जो कि यहाँ थोड़ा सा काल है उस चीज़ का। तो कमी ये जो है ना, अगर ये दूर हो जाती, मेरे मुल्क में आज भी बड़े अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि अल्लाह करे कि उन तक ये सोच पहुँचे और वो कोई सही अच्छा बड़ा काम करें। और ये जो रास्ता मैं बता रहा हूँ, जिस तरह मैं कह रहा था कि दरवाजे खोलें, नई नई खिड़कियां खोलें, नए नए रोशनदान खोलें, ताकि नई नई हवा आए, नए रास्ते बनेंगे, नए लोग आएंगे। ये जितनी भी आर्टिस्ट आपके मुल्क में हैं, इनकी खपत प्रॉपर तरीके से नहीं हो नहीं हो पा रही, बिल्कुल यानी सिर्फ कराची टेलीविजन जो इस वक्त लगा हुआ है, कराची से मुराद कराची का जी, जो- वही काम हो रहा है हाँ, जी, हाँ, तो वो 90% सिर्फ से बेचारे अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं उनसे, लेकिन जितना है वो करेंगे ना, आप उससे बियॉन्ड तो नहीं जा सकते। उस लिमिट से आगे जाएंगे तो उससे क्या नहीं स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजब गुल साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और अजब गुल साहब हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। हैप्पीएस्ट मोमेंट जब मेरी फिल्म हिट हुई थी खोयो तुम का, खोए हो तुम कहाँ? Yes. अच्छा, हालांकि उस वक्त आपके करियर में और भी बहुत कुछ हो चुका था। हो चुका था। और अगर हम बहुत पीछे जाते हैं तो फिर तो हमारा जो वो एक सीन जो पहली दफा जिंदगी में मिला था, उसको करने से पहले या उसकी ये सुन के कि ये स्क्रिप्ट है, आपने ये किरदार करना है, और फिर जो उसका डंडोरा बंदा पीटता है जिस तरीके से, उस खुशी का वो मुकाबला तो कोई नहीं कर कमाल, सकता। हाँ वो तो कमाल मोमेंट था। वो रह गई बीच में बात, वो साहब कौन थे? कौन वो से? पेशावर वाले जो पहले सीन की जिनकी बात हो रही है, जिस खुशी के इस वक्त आप जिक्र कर रहे हैं। जी वो जहांजीब सुहेल साहब, जादेव सुहेल साहब, हाँ, जन्नत वाह, नसीब वाह। करे, जहांजीब सुहेल आमीन। साहब हमारे डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे पहली दफा अपनी सीरियल मौसम में इनवाइट किया, और फजल हुसैन समीम साहब ने लिखा था, जो हमारे शायर हैं, हाँ, जानता बड़े अच्छे राइटर हाँ, हैं। yes। ये उस वक्त वहाँ प्रोफेसर थे, हाँ, हाँ। और वो मैंने किया था सीरियल, उस जैसी खुशी जो है फिर वो कभी नहीं मिल कभी सकती। नहीं मिली ना। लेकिन ये जो थी ना, खोए हो ये तुम का। सारी मुश्किलात के बाद, सारी तगोदो के बाद, सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, एक इंतहाई सख्त अगेंस्ट लॉबी के सामने खड़े, जो मैं देख रहा होता था कि वो चीजों को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, और मैं ये दुआ किया करता था कि अल्लाह मुझे ये जरूर एक यहाँ मौका एक दे। क्लिक देना, ताकि मुझे इसका एहसास हो कि मैंने ये अच्छा काम किया, और इनको ये एहसास हो कि हम किसी का रास्ता ना रोकें। यानी मेरे कहने से, मेरा बुरा प्रोपेगेंडा किसी के खिलाफ करने से कोई बुरा नहीं हो जाता। वो मैं करता रहूँ, मेरा किरदार है, मैं करता रहूँगा, लेकिन नहीं, उस पर कोई असर नहीं होगा। जो पॉजिटिव है, अल्लाह ने उसको बनाया ही ऐसा, वो आएगा, उससे टकराएगी चीजें और चली जाएंगी पाश पाश होगी। मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आपका ख्याल ये है कि आपका बाकायदा रास्ता रोका गया फिल्म इंडस्ट्री में। अब इसको इस तरह भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर रोका तो फिर मैंने इतना काम कैसे कर लिया, है ना, ऐसा नहीं कह सकते हम। बड़े बिलवड और बड़े मजेदार और बड़े प्यार वाले डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स, को स्टार्स, मगर फिर भी कहीं मुझे लगता है कि आपको इसका है। वो हर एक को होता है। आप किसी भी दुनिया के सक्सेसफुल एक्टर को उठा के देख लें, वो कई चीजों से खुश नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो उसके साथ हुई होंगी।
मगर वो भी हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम सरफ नज़र कर जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये काम का हिस्सा है। कहीं हम सक्सेसफुल होंगे हर और शोबे कहीं में ही हो हम रहा नहीं होता है। जाएंगे। जी, हर शोबे में हो रहा है। अजब गुल साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। जब मैं फिल्म नहीं कर रहा था और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि फिल्म में क्यों नहीं कर रहा, और लोग मुझसे पूछते थे कि आप फिल्मों में क्यों काम नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने आपको साकिब खान साहब का वाक़या सुना है कि आप क्यों काम नहीं कर रहे, तो मैंने कहा मुझे काम ही नहीं कोई दे रहा। तो उन्होंने कहा कि क्यों, इसकी वजह क्या है? तो मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं समझ आती। और सही बात है, कभी कभी आर्टिस्ट को नहीं पता चल रहा होता कि इसकी वजह क्या है ब्रांड। तो मैंने कहा इसकी मैं वजह तलाश करूंगा, देखूंगा। वो कुछ भी नहीं निकला, कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई, किसी ने कुछ बात ही नहीं की। तो मुझे प्रूव करने का जब मौका आया तो वो सारे रिग्रेट्स, वो सारी आंसू, वो दुख, वो परेशानियां जो मैं खुद से साथ साथ लेके पाल रहा था, वो उस एक कामयाबी ने जो है ना उसको हटा दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि उसको लेके लोग नहीं चले आगे। फिर हाँ, उसका ये इस इंडस्ट्री के लिए चाहिए ये था कि बेशक उस तरह की फिल्म ना बनाते, कुछ उस तरह की चीजें कर लेते, एक दरवाजा खुला था, उसमें से लोग निकल जाते। क्योंकि आदमी जिस शोबे से मोहब्बत करता हो ना गुल भाई, वो उसको फलता फूलता देखना चाहता है। हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ आपको वो रंज रहा फिर भी कि यार एक मौका मिला था, मगर वो फिर दोबारा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है, मेरी फिल्म इंडस्ट्री है, इस हम सब की पूरे सब लोगों की इंडस्ट्री, लोगों को एंटरटेन करती है, एजुकेट कर सकती है। हमें इस पे बड़े बड़े फख्र किए हैं आपने ज़माने में, जी, बहुत जिए हम इसके साथ, प्यार किया, यस। बड़ा अर्न किया है, बहुत मोहब्बतें ली हैं, बहुत दादे वसूल की हैं सारे आर्टिस्टों। और गुल भाई एक चीज़ और देखें आप कि जो फिल्म इंडस्ट्री होती है किसी मुल्क की, अगर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को भी आप लें, ये वफाक की भी अलामत होती है। जी बिल्कुल। लोग बदर मुनीर से भी मोहब्बत कर रहे होते हैं, लोग अजब गुल को भी चाह रहे होते हैं, लोग मुस्तफ़ा कुरैशी को भी पंजाब में जनाब लोग उनके नाम के नारे लगा रहे होते हैं। तो जोड़ती है, बिल्कुल जो है ना सब लोगों को जोड़ती है। Exactly. तल्ख तरीन याद आपकी जिंदगी की? डायरेक्टर फिल्म का एक तरह से बाप होता है, उस काम का पूरा राइटर माँ की हैसियत माना जाता है। तो मुझे याद है एक डायरेक्टर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, इस दुनिया में अब नहीं रहे, अल्लाह करी की रहमत से। उनके साथ एक वाक़या था जो थोड़े से वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे मेरे साथ एक सेट के ऊपर। और उस वक्त वो ज़माने की तमाम हीरोइनें और एक्टर्स वगैरह भी मेरे साथ सेट पे थे, वो कुछ ज़्यादा ही कह गए, उनको उस वक्त नहीं कहना चाहिए था। और मैं इसलिए भी बर्दाश्त कर गया कि उनको मैं बचपन से उनकी फिल्में देखता आ रहा था और मैं बड़ा आइडलाइज करता था, रिस्पेक्ट करता तो मैं कभी भी नहीं उनके सामने बोला था। और मैंने उस दिन भी बहुत ही जब्त किया और मैं नहीं बोला। फिर उसके बाद ये हमारी 3 फिल्में एक सेट पे थी, तो 3 फिल्में जब कंप्लीट हो गई तो चौथी के लिए उनका मैसेज आया, तो मैंने इनकार कर दिया। तो उनका मैसेज आया कि शायद आपने अभी तक वो बात दिल में रखी हुई है। तो मैंने कहा हाँ मैंने रखी हुई है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि फिर किसी जगह इस तरह का कोई माहौल बन जाए और फिर कोई बदजुबानी हो जाए, तो बेहतर है कि मैं ना काम करूँ। अब जब उनको ये सारी चीज़ का पता चल गया कि ये, तो फिर 20 साल गुजरे उसके बाद, वो जो 20 साल बाद, हाँ, तो एक हमारी प्रोडक्शन इदारा था, उस इदारे ने अब फिल्म शुरू की। मैं इस इदारे के साथ पहले एक फ़िल्म कर चुका था। उन्होंने जब फिल्म शुरू की तो उस प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि आपने ये फिल्म करनी है एज एन एक्टर। तो मैंने कहा डायरेक्टर कौन है? उन्होंने नाम लिया उनका। मैंने कहा यार नहीं, मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। उनको भी उस वाक़े का पता था, ये सारी इंडस्ट्री को पता था। तो जब मैंने मना कर दिया, कुछ 4-6-7 दिन बाद मैं एक डबिंग कर रहा था किसी फिल्म की, तो वो प्रोड्यूसर आया, पीछे आके बैठ गया। जब मेरा लूप कंप्लीट हो गया डबिंग का, पीछे से आवाज़ आई क्या हाल है? मैंने कहा खैरियत है, तो गले मिले। तो मुझे कहने लगा कि वो डायरेक्टर मैंने चेंज कर दिया। अब मुझे बड़ा सख्त दुख हुआ, तो सीनियर आदमी जिसको मैं पसंद करता था, और मैं अगर फिल्म नहीं कर रहा तो फिल्म नहीं कर रहा ना, ये तो नहीं चाह रहा, तो नहीं कह रहा कि डायरेक्टर ही बदल दो, तो उन्होंने डायरेक्टर ही बदल दिया। इसका मुझे अफसोस था। अब मैं कुछ कह नहीं सकता था, उन्होंने फिल्म करवानी थी मुझसे। फिल्म में एक बहुत ही मारूफ डायरेक्टर खातून आ गई, उसकी जगह ले ली उन्होंने। अब हम फिल्म शुरू हो गई, फिल्म कंप्लीट हो गई, फिर 2-3 महीने 4 या साल तकरीबन गुजर गया, तो मैं अपनी ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और ये किसी ऑफिस से नीचे आ रहे थे। इन सीढ़ियों में हमारा आपस में मिलना हुआ। तो उस वक्त कोई भी नहीं था, एक वो, एक मैं और एक अल्लाह की ज़ात थी। उन्होंने मुझे चलते हुए ना हाथ से पकड़ा, हाथ से पकड़ के मुझे कहता है, और यार पुत्र तू दिल च रखी है गल, तो चल यार माफ़ कर दे, मेरा कोई पता नहीं, मैं ज़िंदगी बीमार थे उन दिनों बहुत ही।
मैंने कहा नहीं सर कोई बात नहीं, बस वो थी हो गई, चलें कोई बात नहीं। तो मुझे उनका वो ज़र्फ़ देख के भी जो है ना बड़ी एक मतलब वो यानी एक मुझे खुशी भी हुई कि उस बंदे ने कबूल तो किया ना कि यार ये मैंने जुल्म किया था किसी नए आर्टिस्ट को जो आया था उसके साथ। वो मुझे बड़े बड़े एक्टरों का कहता था, मैं उन्हें भी ठीक किया, मैंने भी ठीक किया, देखो फख्र थोड़ी मैंने है भी किसी ठीक को किया, बुरा तैने भी ठीक कर देगा। मैंने कहा यार उनके साथ मेरा क्या काम है कि उनको तुमने ठीक किया था, बड़े बड़े एक्टर थे। तो वो वैसे भी ये कोई फख्र तो नहीं है कि मैंने फलाने का भी बुरा कहा, ये कोई अच्छी बात है, हमें इससे तो वो इस तरह की, मगर वो बहरहाल उनकी आला ज़र्फ़ी थी कि उन्होंने मरने से पहले, क्योंकि ज़िंदगी तो फिर आखिरकार मौत के साथ मिलती है ना किसी वक्त, एंड तो होता है ना। तो वो इमारत ने नीचे तो आने उन्होंने वो होता है, पिक्चर ज़हन में रखी हुई थी कि वो कहा कि चलो, और वो उतर भी रहे थे। इत्तेफाक मैं वो समझ गया। उतर रहे हैं कोई और मैं चढ़ रहा था और हाथ से पकड़ लिया उन्होंने। तो चलो वो फिर वक्त गुजर गया। ये तो है ना जब भाई वो कुरान की एक आयत का मफहूम है ना कि और हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं, बिल्कुल, तो ऐसे ही है हम सबकी जिंदगी और में। दिन फिरते हैं, सच्ची इसीलिए बात है। रिस्पेक्ट करनी रोकते चाहिए नहीं, हमेशा, सच्ची बात है। ताकि अगर जब और आदमी अगर बहुत कामयाब लोगों ने भी अल्टीमेटली जाना तो होता है, खत्म तो हो नहीं होता है, तो आप इज्जत के साथ जाएं, लोग आपको अच्छी तरह से हमेशा। चलते फिरते बहुत सारे वाक़यात ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो मैंने महसूस किया कि हम सबको ना रोज़ाना की बुनियाद पे याद आते रहते हैं। रोज़ाना कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, उसका ताल्लुक अपनी ज़ात से भी होता है, किसी से भी होता है, इंटरनेशनल वाक़े से होता है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको कसरत से याद आती हो ज़िंदगी में, आपको लगे कि हाँ यार ये मुझे कसरत से याद आती है, लोगों तक लोगों से शेयर की जा सकती है, लोगों के फ़ायदे के लिए, कोई चीज़ अगर हो तो। शाह जी आपके सवालों का पैटर्न बड़ा अजीब है, क्योंकि आप शायर आदमी है ना तो शेर में से कोई टुकड़ा उठा के उसमें से सवाल बना रहे थे आप, है ना। पहले बताइए ऐसा होता है ना ज़िंदगी में? याद करना, आंसू बहाना, है रिग्रेट करना, ये वाकई शायराना मिजाज है, और शायर ही एक नरम आदमी होता है। यूँ तो बड़ी चीज़ें होती हैं शाह साहब, अब अगर उनको देखा जाए तो बड़े वाक़यात हैं। मैं जब पेशावर से एक तो टीवी के लिए आया था ना यहाँ से, जी जी, पीटीवी लाहौर ने मुझे पेशावर टेलीविज़न से मांगा और मैं आ गया। आप यहाँ आ गए। एक फिल्म के लिए फिर मैं आया था जी, तो फिल्म के लिए जिस डायरेक्टर को मैं आइडलाइज करता था, मुमताज़ अली खान, अल्लाह क़यामत से नसीब क़यामत करे, बहुत बड़ी फिल्में उन्होंने भी बनाई, तो उनके साथ मैं चाह रहा था कि मैं काम करूं, क्योंकि मैं उनकी फिल्में देखता था, देखी थी मैंने, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो कुछ एक प्रोड्यूसर, दो इस तरह के और एक डायरेक्टर ये पेशावर आए, कोई एक फिल्म ये बना रहे थे उस ज़माने में, ये 86-85 की बात है। तो उन्होंने कुछ लोगों को कॉल किया, उस वक्त का जो स्लॉट था ना उसमें मेरे कुछ 2-3 लोग सीनियर भी थे, एक मैं भी था। तो उन्होंने कहा कि आप पीटीवी से जितने भी फ्रेश फेसेस हैं, 6-7-8 जितने भी हैं, ये फलां जगह का एक सिनेमा है, उस सिनेमे में हम लोग नशिस्त है हमारी, वहाँ आइएगा, आप लोगों को कुछ ऑडिशन करना है। तो मैं भी चला आया, क्योंकि वो जो लेने आए थे उन्होंने मुझे भी कहा, मैं भी चला गया। अब वो जो मुझसे आगे हैं वो 2-3 लोग थे, वो ज़रा थोड़ा सा गुड लुकिंग थे, ज़रा टॉल थे, मैं ज़रा उस वक्त कम, आपसे भी ज़्यादा गुड लुकिंग? नहीं, एज कम एज कम, एज इतनी थी नहीं, और होते हैं बड़े अच्छे अच्छे लोग। हाँ हमारे माशाल्लाह जी। तो उन्होंने कहा, डायरेक्टर ने जब देखा उसने कहा ये ठीक है, सही है, ये तुम, हाँ ये भी ठीक है, सही है। अब जब मैं आ गया तो मुझे उसने देखा तो कहने लगा तुम इस तरह करो, तुम बाद में फिर तुम्हारे साथ इंशाल्लाह ये सारा प्रोग्राम करेंगे। ये मैं सुन के, कोई आर्गुमेंट तो था नहीं। अब मैं जब टर्न किया ना, अब ये डायरेक्टर का कमाल, मैं मुड़ के चलने लगा कि मतलब मैं रिजेक्ट हो गया, खत्म हो गई बात। ये खड़ा हूं, ये बात सुनिए, सुन के मैंने टर्न किया है कि मतलब तुम जाओ। मैंने टर्न किया तो पीछे से आवाज आई, सुनो। मैंने टर्न किया तो मेरे चेहरे पे वो एक्सप्रेशन, वो उम्मीदें मर चुकी थी, जो मैं लेके आया था वो मर चुकी थी कंप्लीट। तो वो डायरेक्टर था, ऑब्जर्वेशन का मास्टर था, उसने मुझे ऐसे देखा, उसने कहा तुम ही तो वो हो, तुम ही हो इस फिल्म में, तुम ही ने करना है, और आ जाओ इस तरफ। वो थे मुमताज अली खान? नहीं, ये नासिर रज़ा खान थे। नासिर रज़ा खान थे। ये फिल्म मेरी आज तक रिलीज नहीं हुई। अच्छा। इस फिल्म का नाम था चोट। चोट, ठीक है। ये अभी तक रिलीज नहीं है, ये फिल्म रिलीज नहीं है। उसने कहा आ जाओ इस तरफ। अब मुझे बिठा लिया, और उसके बाद वो सारा स्क्रिप्ट और सारी चीज़ें और डेट्स और थोड़े से पैसे, 5,000 रुपये पे मैं साइन हुआ था शुरू में, तो सारा डिसाइड करके तो मुझे साथ ले आया। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो एक लम्हा था हाँ। रिजेक्शन का या नाकामी का, वो आप भूले नहीं। भूले नहीं।
है ना, कितना होगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और वो कितना जबरदस्त डायरेक्टर आदमी था। कि उसने उस सेकंड की टर्न में ये फील किया कि मैंने इस बंदे का दिल तोड़ दिया, वाह ये एक्टर बने न बने मैंने इसका दिल नहीं तोड़ा। वाह, वापस उसने इशारा जब दिया कि सुनो सुनो के साथ ही वो जो मेरे उड़ी हुई हवाएं थी ना, उससे वो फील कर गया कि ये बददिल हो गया, ये टूट जाएगा और ये आगे नहीं बढ़ेगा। उसने कहा तुम हो, तुम नहीं करना है, और मुझे लिया। क्यूट, क्या क्यूट। जिंदगी ना मुख्तलिफ तरह से मिलती है सबको। मुझे किसी और रंग से मिली होगी, आपको किसी और रूप में मिली होगी, फातिमा साहबा को किसी और चेहरे के साथ मिली होगी। आपके मुशाहिदे और तजुर्बे में ज़िंदगी का एक नेगेटिव वो जो लोगों के साथ आपका रहा कि आपने ये मुशाहिदा या तजुर्बा किया कि ये नेगेटिविटी एक बाज़-औक़ात होती है लोगों में और उसको दुरुस्त करनी चाहिए, और एक ज़िंदगी का खूबसूरत तजुर्बा और मुशाहिदा जो आपके इस पूरे सफ़र में आपके सामने आया हो। लोग बेलमी में लोगों के लिए बुरा बुरा सोचते हैं, परखते नहीं है। परख की जो आंख है ना, या उनका जो सोचने का अंदाज है, वो पैमाना इनका ठीक नहीं है मुझ समय। तो हम एकदम से एक रिजल्ट जो है ना जाने बगैर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये है। अगर इसके ऊपर काम किया जाए ना, लोग थोड़ी सी परख अपनी ठीक कर ले, थोड़ा सेंस कर ले एक चीज को, स्मेल कर ले एक चीज को कि ये है जो मैं सोच रहा हूँ या ये नहीं है। गुल भाई, आपने बड़ी उम्दा बात की। कुरान की एक आयत का मफहूम है कि लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखो। जी हाँ, बिल्कुल यही बात जो हाँ, तो तभी तो होगा। तभी होगा। बदगुमानी की जरूरत क्या है कि भाई फलाने ने कह दिया कि मजीद ऐसा है, तो भाई होगा लोगों ने, मैं तो देखूंगा, अपना तजुर्बा देखूंगा, और उसके बाद फिर उस तजुर्बे में भी वो मार्जिन रखूंगा कि अगर ये ऐसा कर रहा है जो मुझे पसंद भी नहीं, कोई बात, उसकी वजह क्या है, उस आखिरी वक्त तक लोगों के बारे में अच्छा अब गुमान। मैं जो अपने बारे में स्टार्ट में जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो ये बात हो रही थी ना, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं थॉरली प्रोफेशनल हूँ। मुझे चीजें बड़ी कीनली जो है ना ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जॉब मुझे माफ नहीं करेगी। मैं जी, चला ऐसे ही। जाऊंगा दुनिया से, ये छप जाएगा। ऐसे ही है। फिर अगर कोई बंदा देखेगा और कहेगा कि ये चीज इसने की थी, ये करते थे, ये वो तादाद थी जो 700 और 800 थी, मैंने 700 800 की तादाद नहीं रखनी। मैं 30 40 50 की तादाद में खुश हूँ, लेकिन हूँ, और उसमें भी कई चीजें ऐसी हैं जो बड़ी पैथेटिक है, बड़ी बुरी हैं। मैं आपको कहूंगा, बल्कि लोगों को भी कहूंगा, वो ना देखें। अगर उससे आपने हमारी हौसला शिकनी करनी है ना, तो हमने ठीक होना है। और अगर इसी को आप हौसला अफजाई बना लेंगे हमारी बुरी चीजों हाँ, को, तो फिर कैसे तो फिर तो हम करते चले जाएंगे ना, हम एक फिर ट्रेन वही बनेंगे, भेड़ चाल के पीछे और लोग हम चलते चले जाएंगे। और अच्छा एक चेहरा और तजुर्बा और आपकी जिंदगी का जो आपके मुशाहिदे में तजुर्बे में आया हो, जिंदगी का एक रूप। ये तो खैर अब तलाश ही है। अब तो मुझे नहीं लग रहा कि इसकी जस्तजू है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि ये आपको मिलने से मिल तो जाती है, लेकिन बड़ी ही ख्वारी के बाद वो कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर हाथ डालने की बात है सही तरह के, मैं कोशिश करता होता हूँ कि वो क्या चीज होगी जो मुझे मिलेगी और जिससे मैं खुश हो जाऊंगा बहुत ही ज्यादा, और वो कमाल की चीज हो। अल्लाह करे कि वो एक सब्जेक्ट की शक्ल में आ जाए। और फिर मैं और रवैये की शक्ल में क्या आपने देखा लोगों की जिंदगी में, जो लोग आपको मिले पूरी जिंदगी में, कि एक यहाँ ये बड़े पॉजिटिव रवैये का मुझे सामना रहा जिंदगी के इस मामले में? हैं, कम लोग हैं, बड़े मज़ेदार हैं, और मैं बहुत मिस करता हूँ। लेकिन वो अब पिछली नस्ल में थे, नापायद हो गए। अफसोस है, जिस तरह मैंने अली साहब का जिक्र किया, बेग साहब का किया, कुरैशी साहब का किया, इसी तरह और बड़े लेजेंड्स हैं जो बड़े बड़े अच्छे। अब देखें ना, हमारी आर्टिस्ट है नगमा बेगम, जी जी जी, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, सेहत कितनी बड़ी आर्टिस्ट है। चाहिए तो ये कि हुकूमत घर जाए ऐसी जी, और सलाम करके उनको कहे कि आपको सोचने की, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपको टेक केयर करेंगे। ये मुआशरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, रियासत की है जी। किसके कान में ये बात डाले और कौन डाले? हम तो अपने प्लेटफॉर्म में बैठ के ये बात कर रहे हैं, लेकिन काश इसको कुछ सुन ले और वो इसको समझ ले कि ये आर्टिस्ट फिर नहीं आएंगे, ये हीरे हैं, नगीने हैं, जो मर्जी इनको आप कह लें। मैं तो इनको किसी भी महाराजा और महारानी से कम नहीं मानता, इन लोगों को, ये जितने बड़े ये लोग हैं। ऐसी अगर बहुत बहुत शुक्रिया गुल भाई, थैंक यू सो मच। यो वेलकम। ये था आज का ज़बरदस्त। और अभी गुल साहब ने जिन बड़े लोगों का जिक्र किया, मोहम्मद अली साहब का, वहीद मुराद साहब का, नदीम साहब का, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हयात हैं, हमारा बड़ा ऑनर है कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की थी, तशरीफ़ लाए थे, और इनमें से कुछ जा चुके हैं। तो वो रफ्तगा हम कहते हैं गुजर जाने वालों को, चले जाने वालों को ना,
उन सब की नजर है आज गुल साहब के तुफैल। भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, क्या बात, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, रफ्तगा दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया गुल भाई, थैंक यू सो मच। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।